हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल आरएस एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो का एक पार्ट जिसका नाम है जनन, या फिर आप इसे कह सकते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जनन की परिभाषा। तो जैसा आपके सामने लिखा है कि अपने समान जीवों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होता है कि जनन की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ आवश्यकताएं डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक है आपका जनन की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट है कि जनन के द्वारा ही कोई जाति अपने समान लक्षणों वाले जीवों को उत्पन्न कर सकती है। मतलब यही वो क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान लक्षणों वाले अन्य जीवों को उत्पन्न कर सकता है। सेकंड देखिए, इस क्रिया से कोई जाति समाप्त होने से बच जाती है। मतलब इसी क्रिया से जाति अपने आप को बनाए रखती है। थर्ड है, इसी के द्वारा जीवों के आनुवांशिक लक्षण वंशागत नहीं होते हैं, वंशागत होते हैं। आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनके बच्चों में और फिर उनके बच्चों में इस तरह एक पीढ़ी दर पीढ़ी यानी आगे चलते रहते हैं, उन्हें आप कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको इस समझना है कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। फोर्थ है आपका कि जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नता का मतलब होता है लक्षणों का भिन्न भिन्न होना। ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार हैं। विभिन्नताओं को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक माता पिता की 4 संतानें हैं तो चारों कुछ ना कुछ लक्षणों में भिन्न होंगे। तो यही आपकी विभिन्नता है। आगे हम देख लेते हैं विभिन्नताएं की। तो देखते हैं टॉपिक विभिन्नताएं। जैसा कि आप इसकी परिभाषा देख रहे हैं कि एक ही माता पिता की सभी संतानें, देखिए एक ही माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती, इसे ही आप विभिन्नताएं कहते हैं। और ये विभिन्नता आकारिकी मतलब आकार में या शारीरिकी या फिर शरीर में अंतर के आधार पर बताई जाती है। ये जैव विकास के लिए उपयोगी व आवश्यक हैं। मतलब जीवों का विकास इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है, इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर होता है। अगर ये विभिन्नताएं नहीं होती तो सारे जीव एक ही जैसे होते, हम अंतर की पहचान ही नहीं कर पाते। इसीलिए विभिन्नताएं ज़रूरी हैं और विभिन्नताओं को जैव विकास का आधार कहा जाता है। तो देखिए विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं, एक है उपार्जित, एक है वंशागत। उपार्जित आप उन्हें कहते हैं जो वातावरण से हमें मिलती हैं, और वंशागत वो हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से लक्षण मिलते हैं, ये होती हैं हमारे वंशागत। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ हमने जनन को एक आरेख द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है। तो देखिए जनन आपका 3 प्रकार का होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक को हमने पुनः 2 भागों में बांटा है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो ये ओवर राइटिंग थी तो हमने काट के इसे लिख दिया है प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक होता है जड़ तनों पत्तियों द्वारा। प्राकृतिक जनन वह जनन है जो प्रकृति स्वयं करती है, जिसमें जड़ तना और पत्ती आते हैं। और कृत्रिम जनन में की जो विधियां हैं उनमें से कुछ प्रमुख हैं आपके पास, कलम लगाना, दाब लगाना और रोपण विधि। ये आपका रोपण लिखा हुआ है, ओ की मात्रा है रोपण विधि। आगे देखेंगे हम कि इनमें क्या होता है। पहले देखिए ये जो अलैंगिक है, अलैंगिक के आपके पास फिर से 5 भाग हैं, विखंडन, मुकुलन, बीजाणुओं द्वारा, पुनरुद्भवन और बीजाणु। इसमें और इसमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो हम आगे समझेंगे। लैंगिक जनन, इसकी हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे इसी पार्ट के लास्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कायिक जनन। देखिए कायिक जनन या प्रवर्धन, जब किसी एक ही जीव के भाग या भागों द्वारा नए जीव की प्राप्ति होती है जो लक्षणों में जनक पादप के समान होता है। इस प्रकार का जनन मुख्य रूप से पादपों में मिलता है, इसीलिए हमने यहाँ पर जनक पादप शब्द का उपयोग किया है। यह क्रिया कायिक जनन कहलाती है। एग्जाम्पल है गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि। आप जानते हैं कि गन्ने के छोटे टुकड़े काटने से गन्ने का पौधा मिल जाता है। गुलाब के छोटी छोटी डंडियां गाड़ते हैं जिसे हम कलम लगाना कहते हैं, उससे नया पौधा मिल जाता है। इसी प्रकार अंगूर की भी कलम से हमें नया पौधा मिल जाता है। तो जब पौधे के किसी भाग द्वारा ही
जो कि बीज ना हो, पौधे का ऐसा कोई भाग जो उसका बीज नहीं है, उसी के द्वारा अगर हम नए पौधे की प्राप्ति करते हैं तो इसे आप कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पादप का कोई भाग मात्र पादप या आएगा। यहाँ पे ये वा लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना है या, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़, मात्र पादप या जनक एक ही होता है, तो यहाँ आप कर लेंगे या। देखिए, इस प्रक्रिया में पादप का कोई भाग मात्र पादप या जनक, मात्र पादप उसे कहते हैं जिससे नया पौधा आपने प्राप्त किया है, तो उसे हम जनक पादप भी कह सकते हैं। तो मात्र पादप या जनक पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। इसके निम्न प्रकार हैं, जैसा कि हम आगे ही देख चुके हैं कि कायिक के दो हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तब हम देखते हैं पहला प्राकृतिक कायिक जनन। इस क्रिया में पादप का कोई भाग जनक पादप से अलग होकर नया पादप बनाता है। इसके फिर से निम्न भाग हैं जड़ों द्वारा। जब आप किसी एक पौधे की जड़ से नए पौधे बना लेते हैं तो इसे हम जड़ों द्वारा जनन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं शकरकंद, ये आपका मिसप्रिंट है, आप इसे देख लेंगे, ये शकरकंद है, वही शकरकंद है जो हम खाते हैं, शकरकंद। इसी तरह पुदीना और इसी तरह केले में तो आपने सबने ये चीज़ देखी होगी कि जब हम केले की जड़ लगाते हैं हमें नया पौधा मिल जाता है आदि। इसके बाद आप देखते हैं तनों द्वारा। तने में हम जानते हैं कि गुलाब का तना लगाने से नया पौधा मिलता है। इसी प्रकार शहतूत आदि। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे देखते हैं पत्तियों द्वारा। तो आप याद रखेंगे ब्रायोफिल्लम या बिग्नोनिया आदि। तो ये उन पौधों के एग्जाम्पल हैं, उन पौधों के नाम हैं जिनमें पत्तियों द्वारा नए पादप की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। मानव द्वारा, ये मानव लिखा हुआ है, मानव द्वारा पादप के किसी भाग को पृथक कर, यानी पादप के किसी भाग को हम पृथक करने का मतलब उसे अलग कर लेते हैं, यह क्रिया की जाती है। इसके निम्न प्रकार हैं। तो इसके मुख्य 3 प्रकार हैं, कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण विधि। तो सबसे पहले देखते हैं हम कलम विधि। इस विधि में किसी उपयुक्त शाखा को मुख्य पादप से तिरछा काट लिया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस शाखा को आपने काटा है उसमें कक्षस्थ कलियाँ होनी चाहिए। कक्षस्थ कलियाँ वो कलियाँ होती हैं जो शाखा और पत्ती के बीच में लगी होती हैं। इस विधि का उपयोग गुलाब, शहतूत आदि में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम दाब लगाना। इस विधि में जिन पादपों की शाखाएं अधिक कठोर होती हैं उनमें यह विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से उपयुक्त यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे पादप आएगा, पादप या फिर ये शाखा लिखा हुआ है, शाखा, आप इसे सही कर लेना। इस विधि में उपयुक्त शाखा की छाल छील दी जाती है या फिर उसे हटा दिया जाता है। यहाँ छेल लिखा हुआ है, आप इसे हटा कर देंगे या फिर आप लिख देंगे छील दिया जाता है। तो इस विधि में उपयुक्त शाखा की छाल या यहाँ पे आएगा छील, तो उसकी छाल को छीलकर या हटाकर उसे भूमि में दबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। जब आपने जड़ों के प्रकार पढ़े थे क्लास 9th में, वहाँ पे आपने देख लिया होगा कि अपस्थानिक जड़ें कैसी होती हैं। तो इस भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। इस अवस्था में यह शाखा को पादप भाग से काटकर अलग करके रोप दिया जाता है। सॉरी, आज कुछ मिसप्रिंट ज़्यादा ही है, तो आप यहाँ रोप कर देंगे। रोपने का मतलब है कि हम उसे अलग से किसी निश्चित स्थान पर या उपयुक्त स्थान पर लगा देते हैं, जैसे नींबू, चमेली, अंगूर आदि। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे देखते हैं हम रोपण विधि। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी जाति के अलग अलग पौधों में उपस्थित गुणों को एक साथ करना हो। एक पादप की कलम दूसरे पादप के स्कंध पर, तो यहाँ कुछ नए वर्ड हैं, जैसे आपने एक लिया कलम और एक आप पढ़ रहे हैं स्कंध।
तो एक पादप की कलम को दूसरे पादप की स्कंध पर लगा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कायिक जनन के लाभ, जो कि निम्न है। पहला, कम समय में, ये वर्ड आपका कम लिखा हुआ है, ये सब फोटोकॉपी की गलतियां हैं, तो आई एम सॉरी इसके लिए। अगली बार से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। विधि का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है, उत्पन्न सभी पादप, नए पादप, जो भी आपने नए पादप बनाए हैं, ये मात्र पादप के समान होते हैं, यानी सारे पादप एक ही गुण के होंगे। जैसा जनक होगा वैसे ही अन्य पादप आपको प्राप्त होंगे। कुछ पादपों में कायिक जनन ही संभव है, जैसे हम जानते हैं कि केला हुआ, बांस हुआ, इलायची, आलू, इनमें कैसा होता है, कायिक जनन ही होता है। अब हम देखते हैं कायिक जनन से हानियाँ, तो जो कि निम्न है। हमने पहले भी पढ़ लिया था, यहाँ पे आपने दूसरे पॉइंट में देखा था कि सभी पादपों के गुण कैसे होते हैं, पादप में समान होते हैं। जो नए पादप मिले हैं उनके मात्र पादप से समान होंगे। तो यही इसकी हानि है कि नए गुणों का विकास नहीं होता है। जैसे जनक के गुण थे, इसमें वही गुण आते हैं। इस प्रकार पादपों में जनन क्षमता कम हो जाती है। अगर यही क्रिया लगातार होती रहती है तो इनमें जनन की क्षमता कम हो जाती है या फिर गुणों का ह्रास होता रहता है। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन। वह जनन जो एक जनक द्वारा बिना जनन कोशिकाओं के होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार प्राप्त संतति, संतति का मतलब है आपके पास संतान, इस प्रकार प्राप्त संतान पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है। जंतुओं में यह बहुत कम, परंतु पादपों में यह क्रिया बहुत अधिक पाई जाती है। यह लिखा हुआ है, सॉरी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर फ़ोटोकॉपी में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हैं, आगे से मैं इनका ध्यान रखूँगा। तो ये लिखा हुआ है, यह अधिक पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा आदि। जंतुओं में अलैंगिक जनन उपस्थित होता है, किंतु उच्च जंतुओं में केवल लैंगिक जनन ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम पढ़ रहे थे कि जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में मुख्य रूप से लैंगिक जनन होता है। तो जंतुओं में अलैंगिक जनन पुनरुद्भवन द्वारा भी संभव है। पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन जंतुओं की या जीवों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वे अपने अंगों का या खोए हुए अंगों का विकास कर लेते हैं। जैसे हम नाखून काट देते हैं और हमारे नाखून दोबारा आ जाते हैं, ये क्रिया पुनरुद्भवन है। आप बाल काटते हैं, आपके बाल दोबारा आ जाते हैं, ये क्रिया भी पुनरुद्भवन है। तो आप याद रखेंगे, जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम होती है और जिनमें पुनरुद्भवन की क्षमता है वो इसके द्वारा भी जनन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन के लक्षण। तो ये निम्न है। जैसे प्राप्त संतान जनक के समान होती है, मतलब जो कायिक का लक्षण था वही यहाँ पे अलैंगिक का है कि दोनों में ही संतान जनक के समान होती है। दूसरा देखिए, इनमें जनन केवल कायिक कोशिकाओं द्वारा होता है। देखिए, कायिक शब्द बना है काय से। काय का मतलब है काया, यानी आपका शरीर, आपकी बॉडी। तो शरीर में जो कोशिकाएं हमें दिख रही हैं वो आपकी कोशिकाएं कौन सी हैं? कायिक कोशिकाएं, या फिर जिन कोशिकाओं से आपका शरीर बना है उन्हें कायिक कोशिकाएं कहते हैं। तो इस जनन में केवल कायिक कोशिकाएं ही भाग लेती हैं, इसीलिए इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। इस प्रकार के जनन में कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं। इससे पहले हम क्लास 9th में विभाजन पढ़ चुके हैं, जहां हम जान चुके थे विभाजन दो तरह का है, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो इसमें अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता। अब युग्मक का निर्माण क्या है और निषेचन क्या है, ये इसी पाठ में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि यहाँ पर इन दोनों में से कोई क्रिया नहीं होती है। इस प्रकार प्राप्त संतति मतलब संतान है, आनुवांशिक एवं आकारिकी रूप से जनक के समान होती है, यानी ये लक्षण वही है जो हमने कायिक में पढ़ा था। अतः इन्हें पूर्वजक या क्लोन्स कहते हैं, यानी बिल्कुल लक्षणों में अपने पूर्वजों के समान होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रोटोजोआ, कवक, स्पंज, हाइड्रा आदि। अब अलैंगिक जनन के निम्न प्रकार हैं: विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन बीजाणु द्वारा। अब यहाँ हम उन्हें ज़्यादा पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के लिए ज़रूरी हैं। जैसे पहला है विखंडन। तो जैसा कि शब्द से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई चीज़ का, किसी पदार्थ का खंडन हो रहा है, और क्योंकि जनन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ जीवों का खंडन हो जाएगा। कोई ऐसा जीव है जो दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाएगा और जो भी अलग अलग उसके खंड प्राप्त हुए हैं उनसे नया जीव प्राप्त होगा। तो देखते हैं इस विधि को। इस विधि में परिपक्व मत उसे कहते हैं जो अपने कार्य के लिए, जनन, श्वसन, उत्सर्जन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, उसे हम कहेंगे परिपक्व, या इसे हम वयस्क भी लिख सकते हैं।
तो इस विधि में परिपक्व विभाजित परिपक्व कोशिका या यहाँ परिपक्व जीव आएगा। यहाँ फिर से मिसप्रिंट है, परिपक्व सेल आप कोशिका लिख लें या इसे हम जीव लिख सकते हैं। तो इस विधि में परिपक्व सेल या कोशिका विभाजित होकर 2 सेल्स में बढ़ जाती है। इस क्रिया को द्विखंडन भी कहते हैं, क्योंकि ये टूटकर 2 भागों में बट गया है तो हम इसे द्विखंडन भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है। जहाँ कहीं भी कोशिका विभाजन होगा आपको याद करना है, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, तो यहाँ भी वैसा ही होता है। कभी कभी केंद्रक कई बार विभाजित होता है, मतलब एक से ज़्यादा बार विभाजित हो जाएगा और इसमें अनेक खंडों में बढ़ जाता है। और जब एक से ज़्यादा बार विभाजित होगा तो केंद्रक के कई खंड प्राप्त होंगे। यह क्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है, जब मौसम या अन्य परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तब ये जनन पाया जाता है, जैसे जीवाणु, युगलीना आदि में। आगे हम देखेंगे खंडन विधि। देखिए खंडन, अब खंडन और विखंडन लगभग एक ही जैसा है, बस इसमें थोड़ा अंतर है। जैसे यह क्रिया बहुकोशिकीय जीवों में होती है। वहाँ पर विखंडन में हमने जो एग्जाम्पल लिखे थे वो सारे आपके एक कोशिकीय या अकोशिकीय थे। जैसे आप दोबारा देखिए, जीवाणु और युगलीना ये एक कोशिकीय हैं और हम इन्हें अकोशिकीय भी कहते हैं, क्योंकि इनकी एक ही कोशिका में सारे कार्य संपन्न होते हैं, तो इन्हें अकोशिकीय भी कह दिया जाता है। और यहाँ पर है बहुकोशिकीय जीव, यानी यहाँ पर कोई प्रोटोजोआ नहीं पाया जाएगा। तो यह क्रिया बहुकोशिकीय जीवों में होती है। इसमें संपूर्ण जीव 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक खंड वृद्धि करके नया जीव बना लेता है, जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रा आदि। अब अगर आप 9th क्लास में जीवों का और पादपों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे कि सारे ही बहुकोशिकीय जीव हैं। आगे देखते हैं मुकुलन। देखिए, इस प्रक्रिया में जनक पर एक उभार बनता है। आप इसे उभार या अतिवृद्धि या कली कह सकते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा होता है तथा मात्र कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये एक हाइड्रा का चित्र हमने बनाया है, जिसमें ये इसका मुख है, ये स्पर्शक है और ये पूरी बॉडी है। इस पूरी बॉडी में से एक उभार निकलता है। ये धीरे धीरे वृद्धि करके इसी की तरह बेलनाकार होगा और वृद्धि करने के बाद जैसे इसमें मुख हैं और स्पर्शक हैं उसी समान इसमें विकसित हो जाते हैं। इस तरह समान आकार प्राप्त करने के बाद, समान संरचना प्राप्त करने के बाद यह इस पादप भाग से अलग हो जाएगा और पानी में तैर कर जाएगा और किसी अन्य आधार पर चिपक जाएगा और वापस इसी के समान अपनी वृद्धि कर लेगा। तो इसे कहते हैं मुकुल बनना। मतलब जैसा जीव है, एक कली, पादप से निकली हुई एक कली उसी के समान आकार ग्रहण कर लेती है, तो यह है मुकुल या मुकुलन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे हम देखते हैं बीजाणुओं द्वारा जनन। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीजाणु बन रहे हैं। आपका जो शब्द है बीजाणु, अगर आप इसके टुकड़े करें आपको मिलेगा बीज प्लस अणु, अर्थात ऐसे बीज जो अणु के समान छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं बीजाणु। तो कुछ जीवों में बीजाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नग्न आँखों से देख नहीं सकते, वहाँ जनन इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे कि एक कोशिकीय पादपों में बहुविखंडन, यानी जो उनकी कोशिका है कई भागों में टूट जाती है, इसे कहते हैं बहुविखंडन के पास चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो कुछ एक कोशिकीय पादप ऐसे होते हैं जिनमें बहुविखंडन के द्वारा, यहाँ पर द्वारा आएगा, बहुविखंडन के द्वारा चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। आप याद रखेंगे यहाँ क्या आएगा, द्वारा। बहुविखंडन के द्वारा चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। तो इस क्लेमाइडोमोनास में प्रत्येक चल बीजाणु, यानी ऐसे बीजाणु जो चल सकते हैं, मतलब गति कर सकते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था और वहाँ पर हमने देखा था कि इसमें गति करने के लिए फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला एक लंबी रोम समान संरचना होती है जो चलने में या गति में सहायता करती है। तो क्लेमाइडोमोनास प्रत्येक चल बीजाणु मुक्त होकर, यानी इसका क्लेमाइडोमोनास का प्रत्येक चल बीजाणु मुक्त होकर समस्त पादप की तरह जीवन व्यापन करते हैं। यहाँ पर जीवन व्यापन आएगा। बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हैं।
एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल तो क्लेमाइडोमोनास ही है, अन्य है म्यूकर, राइजोपस, पक्सिनिया आदि। आगे हम देखते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं। देखिए, इस प्रकार का जनन दो जनक या दो जीव कह सकते हैं के मध्य विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। इसमें युग्मकों का, ये शब्द आपको याद रखना है कि यहाँ क्या बनते हैं, यहाँ पर युग्मक बनते हैं। तो इसमें युग्मकों का निर्माण होता है जिनके निषेचन द्वारा युग्मनज बनता है। युग्मनज से भ्रूण तथा भ्रूण से संतति यानी संतान प्राप्त होती है। अर्थात वह जनन क्रिया जिसमें नर द्वारा प्राप्त नर युग्मक, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, तथा मादा द्वारा प्राप्त मादा युग्मक, जिसे आप अंडाणु कहते हो, के संयोजन से नई संतान प्राप्त होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। अब आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते तो आप सिंपल सा याद कर लीजिए, जब नर और मादा के मध्य जनन की क्रिया होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन के कुछ निम्न लक्षण हैं जो कि आपके सामने हैं, जिसमें से पहला है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे पहले आपने जो कायिक और समसूत्री पढ़ा था वहाँ पे आपने कायिक और अलैंगिक जनन पढ़ा था, वहाँ पे केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये इसकी एक विशेषता है। और आप याद कर लीजिए कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब भी हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे, हमेशा युग्मकों का निर्माण होगा। सेकंड देखिए कि निषेचन पश्चात युग्मनज बनता है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनेगा। युग्मनज से भ्रूण व भ्रूण से संतान बनती है। थर्ड देखिए, इस विधि द्वारा प्राप्त जीव पूर्ण रूप से अपने जनकों के समान नहीं होता है। कायिक और अलैंगिक में हमने पढ़ा था कि जो जीव है या जो संतान है वो अपने जनक के समान होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, अर्थात यहाँ विभिन्नता उत्पन्न हो जाती हैं और इसी कारण आने वाली जीव जातियों में नए लक्षण देखे जाते हैं और ये नए लक्षण अर्थात विभिन्नता ही जैव विकास का आधार होती है। चौथा देखिए, यह क्रिया उच्च वर्ग के पादप व जंतुओं के मध्य होती है। जो उच्च वर्ग के पादप और जंतु हैं ये उनके मध्य होती है, अर्थात जिन पादपों को, जिन जंतुओं को हम आसानी से अपने आसपास देख सकते हैं वहाँ आपको लैंगिक जनन मिलता है। आगे देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो जो पहला ही वर्ड है आपका पुष्पी पादप, तो वे पादप जिनमें पुष्प लगते हैं उन्हें हम कहते हैं पुष्पी पादप। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं थोड़ा कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। तो फिलहाल हमें पुष्पी पादप पढ़ने हैं, तो जिनमें पुष्प होते हैं उन्हें पुष्पी पादप और जिनमें पुष्प नहीं होते उन्हें आप अपुष्पी पादप कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि पुष्प क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि लिखा है पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अब यहाँ जो आपका वर्ड है प्ररोह, तो आपको याद रखना है प्ररोह क्या होता है। पादप का वह भाग जो ज़मीन से ऊपर की ओर वृद्धि करता है उसे हम कहते हैं प्ररोह और इसका विकास प्रांकुर द्वारा होता है। पादप का जो भ्रूण है उसमें दो बिंदु होते हैं जिनका एक का नाम है मूलांकुर और एक का प्रांकुर। तो प्रांकुर से प्ररोह बनता है और मूलांकुर से मूल बनती है और हम जानते हैं कि मूल ज़मीन में नीचे की तरफ वृद्धि करती है। तो इसमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात पुष्प में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। याद कर लीजिए, जहाँ कहीं लैंगिक जनन की बात आएगी वहाँ पर हमेशा युग्मकों का निर्माण होगा और हमने अभी पढ़ा जहाँ युग्मक बनते हैं वहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अब हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं पुष्प के बारे में कि पुष्प की संरचना कैसी है। देखिए पुष्प की संरचना, तो एक पुष्प में सामान्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं। यानी आप पुष्प में आपको जो कुछ दिखता है उसे हमने 4 भागों में बांट दिया है और हर एक भाग को हमने चक्र का नाम दिया है, तो हमारे पास 4 चक्र हैं। सबसे बाहर जो आपको दिखता है जिसका रंग हरा है उसे हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। तो इसे आप कहते हैं बाह्यदल पुंज और इसके अंदर जो रंगीन भाग है उसे हम कहते हैं दलपुंज। ये दोनों चक्रों को हम एक साथ कह देते हैं सहायक चक्र। इसके बाद देखिए पुंकेसर है, पुंकेसर के बाद जायांग है और इन दोनों को हम कहते हैं जनन चक्र, अर्थात जनन में इन्हीं दोनों का योगदान है, ये दोनों सिर्फ सहायता करते हैं। आगे देखते हैं कि एक पुष्प का सबसे बाहरी नहीं, यहाँ पे फिर से गड़बड़ है, यहाँ आएगा बाहरी, सॉरी इसे थोड़ा सही कर दें।
देखिए, एक पुष्प का सबसे बाहरी चक्र जो हरे रंग की पत्ती समान संरचना द्वारा बना होता है उसे आप बाह्यदल पुंज कहते हैं। बाह्यदल पुंज के अंदर की तरफ रंगीन पत्तियों का सघन समूह पाया जाता है। ये लिखा हुआ है पाया जाता है जिसे दलपुंज कहते हैं। तो सबसे बाहर बाह्यदल पुंज है, इसके बाद दलपुंज। यदि किसी भी पुष्प का यही किसी भी पुष्प का आकर्षक भाग होता है, अर्थात पुष्प में जो आपको रंगीन भाग दिखाई देता है वो क्या है? दलपुंज है। दलपुंज के अंदर की ओर पुंकेसर स्थित होते हैं और पुंकेसर के 2 भाग हैं। तो दलपुंज के अंदर जो संरचना स्थित है उसे हम पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर के 2 भाग हैं। आगे जब आप फर्स्ट ईयर में या 11th में जाएंगे वहाँ पर आप 3 भाग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ